नमस्कार दोस्तों, एसएन इलेक्ट्रिकल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, हम एक बार फिर आपके बीच उपस्थित हुए हैं। जो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी के सीबीटी एग्ज़ाम हुए थे, उन क्वेश्चनों को हमारे पास कुछ स्टूडेंट ने भेजा हुआ है। उसी क्वेश्चनों का आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। जिन स्टूडेंट का 30 जनवरी को पेपर है, वो स्टूडेंट इन क्वेश्चनों को अच्छे से देख और समझ के जाएंगे, क्योंकि ये देखा गया है कि सीबीटी एग्ज़ाम में क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो उन स्टूडेंट के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो होगी जो स्टूडेंट आईटीआई सेकेंड ईयर के हैं और इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के हैं और उनका सीबीटी एग्ज़ाम 30 जनवरी को है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी का। वो सभी स्टूडेंट इस वीडियो के प्रत्येक क्वेश्चन को देखें, समझें, और फिर भी किसी क्वेश्चन पे डाउट हो जाता है तो हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई ज़रूर देंगे। और दोस्तों, साथ ही साथ आपसे निवेदन रहेगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, मैं न्यू इंडियन निजी आईटीआई में पढ़ाता हूं। उसकी जो सहयोगी संस्था है, उन सभी स्टूडेंट से मेरा निवेदन है कि वो सभी स्टूडेंट इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पे मैं एक नई सीरीज लाने वाला हूं जो शाम 7 बजे से स्टार्ट होगी। उसमें ये रखा गया है कि 1 घंटे वर्कशॉप कैलकुलेशन और 1 घंटे इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी मैं पढ़ाऊंगा। तो उसके लिए आपको इस चैनल को सपोर्ट करना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमें यूट्यूब द्वारा अनुमति मिल जाए ऑनलाइन पढ़ाने के लिए, जिससे मैं आपको लाइव क्लास शाम को 7 बजे पर डे 1 घंटे वर्कशॉप कैलकुलेशन और 1 घंटे ट्रेड थ्योरी पढ़ा सकूं। अभी हमें यूट्यूब द्वारा परमिशन नहीं मिल पा रहा है, तो आप अधिक से अधिक संख्या में सभी स्टूडेंट इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जितना जल्दी आप सपोर्ट कर देंगे, उतनी जल्दी हम ये सीरीज आपके बीच ला देंगे। तो इसी उम्मीद के साथ कि सभी दोस्त मिल कर के इस चैनल को आप सपोर्ट करेंगे, ताकि हम बहुत जल्द इस सीरीज को स्टार्ट करें। तो आइए दोस्तों, कल जो सीबीटी एग्ज़ाम था आईटीआई सेकेंड ईयर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी का, उसमें क्वेश्चन कुछ पूछे गए थे। उसी क्वेश्चनों को कुछ स्टूडेंट ने मेरे पास भेजा हुआ है। जो स्टूडेंट 30 जनवरी को पेपर देने इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी के जाएंगे, वो स्टूडेंट इस क्वेश्चनों को अच्छे से देख और समझ के जाइएगा। और जब आप पेपर में बैठेंगे तो वहाँ आप देखेंगे कि इस वीडियो से काफ़ी क्वेश्चन कॉपी पेस्ट कंप्यूटर की भाषा में मिलेगा। और इससे पहले कि हम लगातार वीडियो लाते रहे हैं, जैसे आपका ट्रेड थ्योरी का एग्ज़ाम 24 जनवरी से स्टार्ट हुआ था, तो प्रत्येक दिन के पेपर का हम एनालिसिस किए हुए हैं। आप उसको भी यदि नहीं देखे हैं और आपका 30 जनवरी को पेपर है, तो वो सभी वीडियो को देख लेते हैं। ये आप ध्यान से देखिएगा कि यदि आप पूरे 24 जनवरी से अब तक की पूरी वीडियो, यानी पूरे पेपर का आप एनालिसिस देख लेंगे, तो आपके ट्रेड थ्योरी के इन्हीं सभी वीडियो में से टोटल क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। आप अच्छे से ध्यानपूर्वक देखिएगा तो सभी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ कि आप इस चैनल को भरपूर सपोर्ट करेंगे, इसी उम्मीद के साथ आपसे हम कुछ उम्मीद करेंगे कि आप इसका कुछ पॉजिटिव संकेत हमको देंगे। तो इसी उम्मीद के साथ चलिए आज का क्वेश्चन हम देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आज सीबीटी एग्ज़ाम में पूछे गए थे। ये जो था 210 नंबर क्वेश्चन आया हुआ था। इसमें कह रहा है कि OH लाइन
उपयोग किए जाने वाले इंसुलेटर का नाम क्या है? ओवेच लाइन। ओवेच लाइन का मतलब होता है ओवरहेड लाइन। ओवरहेड लाइन में ये जो फिगर दिया हुआ है ये किस प्रकार के इंसुलेटर का प्रयोग किया गया है? तो ये जो इंसुलेटर है ये साइकिल इंसुलेटर है। साइकिल इंसुलेटर का प्रयोग लो एंड मीडियम लाइन में किया जाता है और ये साइकिल इंसुलेटर का प्रयोग जहाँ पे लाइन समाप्त होती है या जहाँ पे लाइन हमको घुमानी होती है वहाँ पे इसी साइकिल इंसुलेटर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन जो इसका दिया हुआ है पिन इंसुलेटर। पिन इंसुलेटर जो होता है सिंगल सेट डबल सेट के लिए होता है और ये लगातार स्ट्रेट लाइन जो सीधी लाइन जाती है उसमें प्रयोग किया जाता है और इसका प्रयोग जो है 33 kb तक से कम वाली लाइन में ही पिन इंसुलेटर का प्रयोग किया जाता है। पोस्ट इंसुलेटर जो होता है वह सब स्टेशन में लगाया जाता है। स्ट्रेन इंसुलेटर जो होता है वो आपके लड़ीदार मतलब हाई ट्रांसमिशन लाइन में स्ट्रेन इंसुलेटर प्रयोग किए जाते हैं। यहाँ जो दिया था इसका पूछा था तो ये साइकिल इंसुलेटर है जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, इसलिए ये साइकिल इंसुलेटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था ये 211 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें कह रहा है कि लाइन इंसुलेटर का नाम क्या है? ये फिगर देख करके आपको बताना है कि ये इंसुलेटर कौन सा है। तो ये इंसुलेटर जो है सस्पेंशन टाइप का इंसुलेटर है। इसको हिंदी में कहते हैं लड़ीदार डिस्क इंसुलेटर। तो यहाँ आप देखेंगे पिन इंसुलेटर जो दिया हुआ है वो तो स्ट्रेट लाइन के लिए होता है। डिस्क इंसुलेटर यही होता है, लेकिन इसमें दो टाइप से लगाए जाते हैं। ये एक हॉरिजॉन्टली होता है और एक वर्टिकली होता है। तो यहाँ जो ये है ये जो है सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर है और सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर का प्रयोग हाई ट्रांसमिशन लाइन जैसे कि 33 से लेकर के 765 kb तक की जो ट्रांसमिशन लाइन होती है वहाँ पे सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर ही प्रयोग किया जाता है। हाई जितनी हाई से हाई ट्रांसमिशन लाइन हो गई उसमें सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर ही प्रयोग किया जाता है जो ऑप्शन नंबर डी पे दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था ये 212 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें कह रहा है कि आईई नियमों के अनुसार घरेलू वायरिंग में उप सर्किट को जलाने के लिए अनुमेय भार क्या होता है? उप सर्किट मतलब लाइट एंड फैन सर्किट। याद आप रखिएगा कि लाइट एंड फैन सर्किट में टोटल जो लोड होता है वो 800 वाट होता है और इसमें टोटल पॉइंट जो होते हैं वो 10 पॉइंट होते हैं और इसमें करंट का जो फ्लो होता है वो 5 एम्पियर होता है और 230 वोल्ट होता है। तो ये जो पूरा डाटा हुआ ये लाइट एंड फैन सर्किट के लिए हुआ। यहाँ पूछा भी गया था लाइट एंड फैन सर्किट के लिए, इसलिए यहाँ लोड पूछा गया था। तो लोड जब हम देते हैं लाइट एंड फैन सर्किट में वो 800 वाट का होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यदि इसी क्वेश्चन पे पावर सर्किट का पूछता तो पावर सर्किट में टोटल जो लोड देते हैं वो 3000 वाट देते हैं और इसमें जो पॉइंट होता है 2 पॉइंट होता है और इसमें जो करंट फ्लो होती है वो 15 एम्पियर फ्लो होती है। इसका अपडेट डाटा भी आ गया, 15 की जगह पे 16 एम्पियर भी लिख रहा है। तो ये पावर सर्किट का होता है और वोल्टेज भी 230 वोल्ट ही होगा। तो ये पावर सर्किट का ये फुल डाटा हो गया। फिलहाल यहाँ लाइट एंड फैन सर्किट का पूछा था, इसलिए यहाँ 800 वाट होगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था वो 149 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें कह रहा है कि एक डिस्चार्ज सेल के आंतरिक प्रतिरोध में क्या प्रभाव होगा। तो यदि कोई सेल चार्ज अवस्था में है तो उसका आंतरिक रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस जो होता है वो लो होता है, लेकिन डिस्चार्ज सेल का आंतरिक रेजिस्टेंस आंतरिक प्रतिरोध जो होता है वो अधिक होता है। ऑप्शन जो ए दिया है वो इंक्रीज अधिक मतलब अधिक होता है, बढ़ जाता है इंक्रीज डिस्चार्जिंग के कंडीशन में, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगर यह चार्जिंग का कंडीशन कहता तो उस समय इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आंतरिक रेजिस्टेंस कम होता।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था ये 150 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें कह रहा है कि वोल्टेज और एम्पियर प्रति घंटा गणना करें यदि समानांतर में जुड़े 4 सेल 1.5 वोल्ट और 8 एम्पियर घंटा के रूप में रेटेड किए गए हैं। तो इसमें बताना है कि टोटल वोल्टेज और टोटल एम्पियर घंटा दक्षता, जो बैटरी की दक्षता होती है एम्पियर घंटा में ही रेटेड किया जाता है, तो उसी को बताना है। यहाँ कहा है कि पैरेलल में जुड़े हैं, तो समानांतर सर्किट जब बनता है तो जो एक सेल का वोल्टेज होता है उसमें कितना भी सेल आप समानांतर में लगा दीजिए वो वही वोल्टेज होता है। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि 4 सेल जुड़े हैं लेकिन वो पैरेलल में जुड़े हैं, समानांतर में जुड़े हैं, और प्रत्येक का वोल्टेज जो है 1.5 वोल्ट है, यानी समानांतर में लगे 4 सेलों का टोटल जो वोल्टेज होगा वो 1.5 ही वोल्टेज होगा। तो यहाँ से एक क्लियर हो गया कि 1.5 वोल्ट टोटल वोल्टेज होगा। क्यों? क्योंकि समानांतर सर्किट में वोल्टेज समान होता है लेकिन करंट डिवाइड होती है। अगर सीरीज सर्किट रहता तो वहाँ पे करंट समान होती लेकिन वोल्टेज जो होता वो टोटल योग हो जाता। अब एम्पियर घंटा की बात आएगी तो एम्पियर घंटा निकालने के लिए टोटल सेल की संख्या इनटू एम्पियर घंटा दक्षता, तो टोटल जो सेल है वो 4 है इनटू टोटल एम्पियर दक्षता जो है 8 है, 8 चौका 32, यानी 32 एम्पियर घंटा उसकी दक्षता होगी, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 1.5 वोल्ट एंड 32 एम्पियर घंटा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था वो 151 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें कह रहा है कि स्वचालित स्टेप्ड वोल्टेज स्टेबलाइजर का अनुप्रयोग क्या है। मतलब कि ऑटो स्टेबलाइजर का फंक्शन किस में किया जाता है, मतलब उसका एप्लीकेशन क्या है, उसका उपयोग कहाँ करते हैं। तो वो टीवी रिसीवर जो होता है उसमें हम ऑटो ट्रांसफार्मर स्टेबलाइजर का प्रयोग करते हैं, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, टेलीविज़न टीवी रिसीवर, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था वो 152 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें कह रहा है कि इन्वर्टर का कार्य क्या होता है। इन्वर्टर जो होता है वह डीसी टू एसी कन्वर्ट करता है। इन्वर्टर, ध्यान रखिएगा, इन्वर्टर जो है एसी टू डीसी काम करता है, और कन्वर्टर जो होता है वो एक एनर्जी से दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता है। जैसे कन्वर्टर जो होगा एसी को डीसी में भी बदल सकता है और डीसी को एसी में भी बदल सकता है, वो कन्वर्टर होता है। लेकिन यहाँ पूछा है इन्वर्टर, तो इन्वर्टर जो होता है डीसी टू एसी करता है। ऑप्शन जो ए दिया हुआ है वो एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में, गलत हो जाएगा। बी जो है डीसी वोल्टेज को एसी वोल्टेज में परिवर्तित करता है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था वो 232 नंबर। इसमें कह रहा है कि लीकेज करंट प्रोटेक्शन से बचाव हेतु वायरिंग सर्किट के साथ कौन से सर्किट ब्रेकर लगाए जाते हैं। लीकेज से जो प्रोटेक्शन में सर्किट ब्रेकर प्रयोग किया जाता है वो ELCB होता है। इसका फुल फॉर्म जो होता है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है ELCB, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन जो ए दिया हुआ है वो OCB दिया हुआ है, अर्थात ऑयल सर्किट ब्रेकर होता है। बी पे जो दिया हुआ है MCB जो होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है, और इसका प्रयोग जब हम करते हैं वो अपने घरेलू सर्किटों में प्रयोग किया जाता है, और ये जो सेफ्टी देता है, सुरक्षा देता है, ओवरलोड ऑन शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन से देता है, और ये मैनुअली ऑपरेट हो जाता है। और MCB का ही अपडेटेड जो रूप आया है इस समय वो MCCB आया हुआ है। MCCB जो होता है मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर होता है, और रेटेड के हिसाब से ही ये अपडेट हुआ है। MCB की आप रेटिंग देखेंगे तो 5 एम्पियर से
60 एम्पियर और इसका अपडेट डाटा आ गया है 6 एम्पियर से 63 एम्पियर और 230 वोल्ट में इसका प्रयोग किया जाता है एमसीबी का। लेकिन यदि हाई वोल्टेज की करंट हो तो उसमें हम एमसीसीबी का प्रयोग करते हैं, मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। इसकी जो रेटिंग होती है 25,000 एम्पियर तक में अगर प्रयोग करना हो तो वहाँ एमसीबी चलेगी नहीं, क्योंकि 63 एम्पियर तक ही प्रयोग होगी। तो वहाँ पे हम प्रीफर करेंगे एमसीसीबी, मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। यहाँ अर्थ लीकेज से प्रोटेक्शन के लिए पूछा था, तो यहाँ जो आंसर होगा वो ईएलसीबी होगा, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था वो 233 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें कह रहा है कि पावर कट ऑफ के बाद कौन से रिले अपने संपर्कों को स्थिति में रखती है। मतलब पावर सप्लाई ऑफ हो जाती है फिर भी कौन सी रिले है जो अपने कांटेक्ट पॉइंट को बनाए रखती है, अपने दोनों संपर्कों को बनाए रखती है। तो वो जो रिले होती है वो लैचिंग रिले होती है। लैचिंग रिले की ये विशेषता होती है कि यदि सप्लाई ऑफ भी हो जाए तो ये अपने कांटेक्ट पॉइंट को बनाए रखती है। मतलब मेक एंड ब्रेक जो होता है तो ये मेक करके ही रखती है। अगर सप्लाई कट ऑफ यानी सप्लाई ऑफ भी हो जाए तो मेक करके ही रखती है, अर्थात उसको बनाए रखती है अपने संपर्कों को। तो वो जो रिले होती है वो लैचिंग रिले होती है। यहाँ आप देखेंगे ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है लैचिंग रिले, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, लैचिंग रिले। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था वो 234 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था। इस फिगर को देख करके आपको बताना है कि ये किस सर्किट ब्रेकर का फिगर दिया हुआ है। तो ये जो सर्किट ब्रेकर है एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर है। आप जब सब स्टेशन या स्विच यार्ड में जाएंगे तो इस प्रकार के सर्किट ब्रेकर लगे होंगे, और जो सब स्टेशन या स्विच यार्ड 132 केबी का होगा उसमें ये आपको एबीसीबी प्रकार के ही सर्किट ब्रेकर लगे मिलेंगे। इसका पूरा नाम एसीबी एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर होता है। और इसका एक और एप्लीकेशन है ट्रेन में जो सर्किट ब्रेकर प्रयोग होता है एसीबी ही होता है, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर ही होता है। और इसका ये एक सिंबल है, सिंबल जो है ये दिखाया गया है कि ये किसका है, तो ये एसीबी एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर का ही है। इसलिए ऑप्शन जो है बी पे दिया हुआ है एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था 235 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें कह रहा है कि सर्किट ब्रेकर की टूटने की क्षमता का मूल्यांकन किसमें कहते हैं। मतलब सर्किट ब्रेकर की रैप्चरिंग कैपेसिटी जो होती है उसको किसमें रेटेड किया जाता है, तो उसको एमवीए में रेटेड किया जाता है, मेगा वोल्ट एम्पियर में। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, एमवीए मेगा वोल्ट एम्पियर। ये जो दिया हुआ है किलो वोल्ट जो होता है ना, वो जितनी ट्रांसमिशन लाइन होती है उस ट्रांसमिशन लाइन को रेटेड करने के लिए हम किलो वोल्ट का प्रयोग करते हैं। किलोवाट जो होता है मोटर और जनरेटर की हम रेटिंग को रेटेड करने के लिए किलोवाट और मोटर और जनरेटर में रेटेड किया जाता है, रेट निर्धारित किए जाते हैं। और केवीएआर का प्रयोग जब हम कैपेसिटर को पावर फैक्टर सुधारने के लिए प्रयोग करते हैं उस समय कैपेसिटर की रेटिंग केवीएआर में की जाती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था ये 77 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था। ये कह रहा है कि पैनल बोर्ड वायरिंग में प्रयुक्त गौड़ का नाम क्या है। इस फिगर को आप देख करके बताना है कि इसका नाम क्या है, तो ये ग्रोमेट है, इसका नाम ग्रोमेट है। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ग्रोमेट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था वो 78 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें कह रहा है कि पैनल बोर्ड में कौन सी डिवाइस ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से बचाता है। पैनल बोर्ड का है या घरेलू उपकरणों में कौन सा ऐसा
उपकरण है जो ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट दोनों से प्रोटेक्शन देता है, तो वो होता है एमसीबी, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ये जो है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट दोनों से प्रोटेक्शन देता है। ये मैनुअली ऑपरेट होता है। तो एमसीबी जो दिया हुआ है डी ऑप्शन में दिया हुआ है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था वो 79 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें कह रहा है कि एक्चुएटर के साथ कौन सा स्विच मशीन की गति या किसी वस्तु के भाग द्वारा संचालित की जाती है। एक्चुएटर इज ऑपरेशन बाय द मोशन ऑफ ए मशीन और पार्ट ऑफ ए ऑब्जेक्ट। तो ये जो होता है वो ये लिमिट स्विच होता है। लिमिट स्विच एक्चुएटर जब स्विच में मशीन के गति को कंट्रोल करता है, उसको मशीन को संचालित करता है, तो उसमें लिमिट स्विच ही लगाए जाते हैं, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है लिमिट स्विच, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है। इसमें कह रहा है कि ये कौन से गेट को प्रदर्शित कर रहा है। तो ये जो आप देखेंगे ये जो है ये एंड गेट है, लेकिन इसके आगे एक नॉट गेट भी लगा है। तो जब एंड प्लस नॉट का कॉम्बिनेशन आ जाए तो इन दोनों को मिला करके जो गेट बनता है वो नैंड गेट बनता है। अर्थात ये जो सिंबल है नैंड गेट का है। इसके बाद इसके आउटपुट को देखकर भी आप पकड़ सकते हैं कि ये कौन सा गेट है। तो यहाँ आउटपुट में देखिए एंड गेट का जो आउटपुट होता है वो y इक्वल टू ए इंटू बी होता है। और नॉट गेट की ये विशेषता होती है कि इसके जो आप इनपुट पे देंगे उसका ठीक अपोजिट करके आउटपुट में देता है। तो यहाँ एंड गेट का ये हो गया और इसका अपोजिट हम करेंगे तो बार लगा देंगे, इसका आउटपुट हो गया, अर्थात यही दिया हुआ है। अर्थात यहाँ से भी क्लियर हो गया कि ये नैंड गेट है। ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है नैंड गेट, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन ए में दिया है और गेट, अगर और गेट रहता तो इसका आउटपुट यहाँ जो रहता वो y इक्वल टू ए प्लस बी हो जाता। अगर एंड गेट बी ऑप्शन पे दिया हुआ एंड गेट रहता तो y इक्वल टू ए इंटू बी रहता यहाँ पे। और नोर गेट है तो नोर गेट का मतलब होता है इसमें एक और भी है और प्लस एक नॉट गेट भी है, ये दोनों है। तो और गेट का अभी हम किए ऑप्शन नंबर एक में, और गेट का जो आउटपुट होता है y इक्वल टू ए प्लस बी होता है। और इसका नॉट करना है मतलब इसका अपोजिट करना है, इन्वर्ट करना है, तो इस पर बार दे देंगे तो ये नोर का बन जाता है। फिलहाल इस फिगर को देख करके बताना था, तो ये जो फिगर है ये नैंड गेट का है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, नैंड गेट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था ये 7 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें कह रहा है कि एक निष्क्रिय घटक कौन सा है, मतलब इसमें पैसिव कंपोनेंट पूछा है। तो जो इलेक्ट्रिकल सर्किट में प्रयोग किए जाते हैं उपकरण घटक वो जो होते हैं वो पैसिव कंपोनेंट में आते हैं, निष्क्रिय घटक में आते हैं। और जो इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट में प्रयोग किए जाते हैं वो एक्टिव कंपोनेंट होते हैं, सक्रिय घटक होते हैं। यहाँ जो है पैसिव कंपोनेंट का पूछा था, तो पैसिव कंपोनेंट में जो आते हैं RLC, रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर, ये जो तीनों हैं ये पैसिव कंपोनेंट में आते हैं। बाकी जो भी होगा जैसे डायक, ट्रायक, SCR, ट्रांजिस्टर, FET, JFET, मॉसफेट, डायोड, ये जितने भी हैं ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में प्रयोग किए जाते हैं। तो ये जो होंगे एक्टिव कंपोनेंट होंगे, सक्रिय घटक होंगे। तो यहाँ ऑप्शन जो ए दिया हुआ है डायक दिया है, तो डायक जो होगा एक्टिव कंपोनेंट में आ जाएगा, गलत हो जाएगा। बी जो है डायोड, डायोड भी एक्टिव कंपोनेंट में आएगा, ये भी गलत हो जाएगा। ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर भी एक्टिव कंपोनेंट में आएगा, ये भी गलत होगा। डी ऑप्शन पे दिया है कैपेसिटर, तो कैपेसिटर जो होगा वो पैसिव कंपोनेंट में आएगा।
कैपेसिटर भी पैसिव कंपोनेंट में होता है, इंडक्टर भी होता है और रजिस्टर भी होता है। यहाँ कैपेसिटर का दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था वो 8 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें कह रहा है कि चित्र में दिखाया गया सिंबल का नाम क्या है। इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें 2 टर्मिनल दिखाए गए हैं, मतलब इस टर्मिनल का नाम मेन टर्मिनल 1 और इसका मेन टर्मिनल 2 है। और इसके अंदर की जो संरचना बनाई गई है वो 2 डायोड को एंटी पैरेलल जोड़ करके जो संरचना बनती है वो डायक होता है। और डायक में जो टर्मिनल होते हैं वो 2 टर्मिनल होते हैं। वो टर्मिनल पहला जो होता है मेन टर्मिनल 1 और दूसरा जो होता है मेन टर्मिनल 2। आप याद भी रखिएगा कि डायक में कितने टर्मिनल, तो 2 टर्मिनल, मेन टर्मिनल 1 और मेन टर्मिनल 2। और इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है, तो जब हम डायोड को एंटी पैरेलल जोड़ देते हैं तो उस जोड़ने के बाद जो संरचना स्ट्रक्चर तैयार होता है वो डायक का ही होता है। तो ये जो फिगर है वो डायक का है, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, इसलिए ये डायक हो जाएगा। SCR जो होता है सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर होता है और इसके 3 टर्मिनल होते हैं, एनोड, कैथोड और गेट। जो डी ऑप्शन पे दिया हुआ है ट्रायक, ट्रायक जो होता है इसका जो संरचना बनती है वो 2 SCR को एंटी पैरेलल जोड़ने के बाद जो संरचना तैयार होती है वो ट्रायक की होती है। और ट्रायक और डायक में थोड़ी सी समानता है। डायक जो होता है 2 डायोड को एंटी पैरेलल जोड़ने से जो संरचना तैयार होगी वो डायक की होगी। और ट्रायक जो होता है 2 SCR को एंटी पैरेलल जोड़ने से जो संरचना तैयार होगी वो ट्रायक होगी। और डायक में 2 टर्मिनल होते हैं और ट्रायक में 3 टर्मिनल होते हैं, मेन टर्मिनल 1, मेन टर्मिनल 2 और एक गेट होता है। फिलहाल यहाँ जो पूछा था इस फिगर को देख करके बताना था, तो यहाँ पे डायक हो जाएगा क्योंकि इसमें 2 टर्मिनल है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था ये 9 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था। कह रहा है कि हेक्साडेसिमल प्रणाली में कितने वर्ण होते हैं। ये प्रणालियाँ जो होती है वो 4 टाइप की प्रणालियाँ होती है। एक बाइनरी होती है, एक डेसिमल होती है, एक ऑक्टल होती है और एक हेक्साडेसिमल होती है। याद रखेंगे कि बाइनरी संख्या का जो रेडिक्स होता है, बेस होता है, वो 2 होता है। डेसिमल संख्या का रेडिक्स 10 होता है, ऑक्टल संख्या का रेडिक्स 8 होता है और हेक्साडेसिमल संख्या का रेडिक्स 16 होता है। यहाँ हेक्साडेसिमल का ही पूछा गया था तो यहाँ 16 होगा, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था 239 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें कह रहा है कि आधे कुंडलन कनेक्शन में 28 स्लॉट, 24 ध्रुव, 14 क्वाइल वाले सीलिंग फैन के लिए स्लॉट की दूरी क्या होगी। तो स्लॉट की दूरी यहाँ 120 डिग्री होगी, क्योंकि इसके लिए जो फार्मूला होता है स्लॉट एंगल इक्वल टू 180 इंटू पोल अपन स्लॉट। स्लॉट जो है 28 है और यहाँ सिंगल फैन के लिए दिया हुआ है, तो यहाँ जो पोल हो जाएंगे वो 14 हो जाएंगे। तो 14 दूनी का 28 और 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 180 90 बार में। यानी इस सीलिंग फैन में स्लॉट एंगल की जो दूरी होगी वो 90 डिग्री होगी, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था वो 240 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें कह रहा है कि शेडेड पोल मोटर का एप्लीकेशन क्या है। शेडेड पोल मोटर जो होती है वो कम HP की बनाई जाती है और शेडेड पोल मोटर का प्रयोग हम खिलौनों में करते हैं और इससे भी छोटे छोटे जो
उपकरण आते हैं, अगर उसमें मोटर की आवश्यकता होगी तो उसमें शेडेड पोल मोटर ही प्रयोग की जाती है। पंखा दिया है, सीलिंग फैन जो होता है इसमें अस्थाई कैपेसिटर मोटर प्रयोग की जाती है। वॉशिंग मशीन होती है, इसमें यूनिवर्सल मोटर प्रयोग की जाती है। हेयर ड्रायर जो है ना, हेयर ड्रायर में शेडेड पोल मोटर का ही प्रयोग किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था ये 241 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें कह रहा है कि हार्ड डिस्क ड्राइव के लिए किस प्रकार के सिंगल फेज मोटर का प्रयोग किया जाता है। हार्ड डिस्क ड्राइव हो, टेली प्रिंटर हो, एनसी सीएनसी मशीन हो, सोलर पैनल हो, इस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट में जो मोटर प्रयोग की जाती है वो स्टेपर मोटर होती है। यहाँ ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है स्टेपर मोटर, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, स्टेपर मोटर। रिपल्सन मोटर का प्रयोग ग्राइंडर में करते हैं। हिस्टेरिसिस मोटर का प्रयोग ध्वनि रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं, जो नॉइसलेस होते हैं, जिसमें स्मूथ ध्वनि, इसकी स्मूथ चाल होती है, इसमें आवाज़ भी हिस्टेरिसिस मोटर में नहीं आती है, और इसका जो जितने भी रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं वहाँ पे प्रयोग हम हिस्टेरिसिस मोटर का प्रयोग करते हैं। और डी पे जो दिया हुआ है रिलक्टेंस मोटर, रिलक्टेंस मोटर का प्रयोग हम सिग्नलिंग डिवाइस और रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट में करते हैं। यहाँ जो पूछा था हार्ड डिस्क ड्राइव में किया था, इसलिए ऑप्शन नंबर जो होगा ये सही होगा, स्टेपर मोटर, यानी यहाँ स्टेपर मोटर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था ये 242 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें कह रहा है कि कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर में इस्तेमाल होने वाले सेंट्रीफ्यूगल स्विच का कार्य क्या है। तो कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन मोटर में कैपेसिटर जो होता है वो दो होते हैं, और दो कैपेसिटर होते हैं, और वो दोनों कैपेसिटर आपस में एक दूसरे से समांतर में कनेक्ट होते हैं, और दूसरा जो कैपेसिटर होता है वो कैपेसिटर एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच के साथ कनेक्ट रहता है। जब यह मोटर कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन मोटर जब अपनी सामान्य गति का 75 से 80% गति प्राप्त कर लेती है, उस कंडीशन में सेंट्रीफ्यूगल स्विच ऑफ हो जाता है। जब ऑफ होता है तो उस कंडीशन में कैपेसिटर जो C2 था वो वाइंडिंग से डिस्कनेक्ट हो जाता है, सप्लाई से वो डिस्कनेक्ट हो जाता है, और पहले कैपेसिटर के साथ लगातार मोटर सप्लाई से कनेक्ट होकर चलती रहती है। तो यहाँ पे आप देखें कि सेंट्रीफ्यूगल स्विच का जो कार्य हुआ वह C2 कैपेसिटर को जब मोटर अपनी सामान्य गति का 75 से 80% प्राप्त की तो उस C2 कैपेसिटर को वाइंडिंग से डिस्कनेक्ट करने का जो काम किया वो सेंट्रीफ्यूगल स्विच किया, अर्थात यही सेंट्रीफ्यूगल स्विच का कार्य हो जाएगा। ऑप्शन जो ए दिया हुआ है वह 75 से 80 की गति तक पहुंचने के बाद चालू वाइंडिंग, रनिंग वाइंडिंग को डिस्कनेक्ट किया, ये रनिंग वाइंडिंग को डिस्कनेक्ट नहीं किया, इसलिए गलत हो जाएगा। बी जो है 75 से 80% की गति तक पहुंचने के बाद स्टार्टिंग वाइंडिंग को डिस्कनेक्ट किया, ये भी नहीं होगा। सी जो है 75 से 80% की गति तक पहुंचने के बाद शुरुआती संधारित्र को डिस्कनेक्ट किया, यानी जो है ये स्टार्टिंग जो कैपेसिटर था उसको डिस्कनेक्ट किया, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था वो 148 नंबर, इसमें कह रहा है कि 50 हर्ट्ज आवृत्ति 6 ध्रुव 3 कला प्रेरण मोटर की तुल्यकालिक गति क्या होगी। सिंक्रोनस स्पीड पूछ रहा है, तो इसके लिए NS इक्वल टू होता है 120 F/P। तो 120 इंटू 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी दिया है, पोल जो दिया हुआ है 6 पोल दिया है, 6 दूनी का 12, 5 दूनी का 10, यानी 1000 RPM हो जाएगा।
जो ऑप्शन नंबर बी पे दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था, ये 149 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें कह रहा है कि 3 कला इंडक्शन मोटर में स्लिप की गणना कीजिए और 50 हर्ट्ज 6 ध्रुव और इसकी रोटर की जो स्पीड है वो 960 आरपीएम है। स्लिप बताना है तो हम 6 पोल और 50 हर्ट्ज पर सिंक्रोनस स्पीड निकाल देते हैं। NS = 120 F/P, तो 120 × 50/6, 6 दूनी का 12, 1000 आरपीएम हो गया। और 1000 आरपीएम हो गया तो स्लिप का फार्मूला होता है NS - NR/NS I × 100 होता है। NS अभी निकाले 1000 आरपीएम माइनस NR जो है यहाँ दिया हुआ है 960 आरपीएम अपन 1000 × 100। इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल। 1000 में से 960 आप माइनस करेंगे तो 40 हो जाएगा। 40/10, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचा 4। यानी स्लिप का जो मान आया वो 4% आया। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 4%, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन को वेरी मोस्ट है, इस क्वेश्चन को आप वीडियो रोक करके अच्छे से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था वो 150 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें कह रहा है कि 3 कला की स्क्वायरल केज प्रेरण मोटर की रोटर आवृत्ति क्या होगी। तो जो 3 फेज इंडक्शन मशीन होती है, तो 3 फेज इंडक्शन मशीन में 2 मशीनें आती हैं, एक स्क्वायरल गेज इंडक्शन मशीन और एक आती है स्लिप रिंग इंडक्शन मशीन। तो स्क्वायरल गेज इंडक्शन मशीन की जो रोटर की फ्रीक्वेंसी होती है वो स्टार्टिंग के कंडीशन में इसकी सप्लाई फ्रीक्वेंसी के बराबर होती है। मतलब यह कि यदि एसी मशीन की फ्रीक्वेंसी जो 50 हर्ट्ज होती है, उतनी स्क्वायरल गेज इंडक्शन मशीन जब स्टार्ट होती है तो उसकी रोटर की भी फ्रीक्वेंसी जो होती है वो 50 हर्ट्ज ही होती है। अर्थात रोटर की जो आवृत्ति होगी वो आपूर्ति यानी सप्लाई फ्रीक्वेंसी के बराबर होनी चाहिए। ऑप्शन जो यहाँ दिया हुआ है कि आपूर्ति की आवृत्ति के बराबर यानी इक्वल टू सप्लाई फ्रीक्वेंसी, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था वो 134 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें कह रहा है कि नियंत्रण सर्किट किस संचालन में उपयोग किया जा रहा है। ये जो सर्किट है, इस सर्किट में देखिए कि इसमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं। तो ये जो है ये एनसी है, इस एनसी को कहते हैं नॉर्मल क्लोज, और ये जो है एनो है, एनो को कहते हैं नॉर्मल ओपन, और ये जो है ये ओवरलोड क्वाइल है, और ये फिर एनो है, और ये जो है एक्सिलरी कॉन्टैक्टर है। इन सभी इंस्ट्रूमेंट को मिला करके ये जो सर्किट बनी है इसको हम कहते हैं एचिंग सर्किट। ऑप्शन जो ए दिया हुआ है रिमोट कंट्रोलिंग नहीं, बी जो है एचिंग, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था 135 नंबर, इसमें कह रहा है कि 3 कला मोटर में वाइंडिंग के बीच कला विस्थापन क्या होगा। 3 फेज अगर वाइंडिंग की गई है तो उस वाइंडिंग में जो होगा RYB होगा। उन दोनों वाइंडिंग में एक दूसरे के बीच एंगल क्या होगा। तो टोटल एंगल जो होगा वो 360 डिग्री का एंगल होगा, और इसमें जो फेज है वो 3 है, तो इससे 3 से भाग देंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी का 6 और 0, 120 डिग्री पर वो एक दूसरे से स्थापित होंगे। मतलब ऐसे यहाँ अगर R रखते हैं तो यहाँ Y और यहाँ B, इसके बीच भी 120 डिग्री का एंगल होगा, इसके बीच भी 120 डिग्री का एंगल होगा, और इसके बीच भी 120 डिग्री का एंगल होगा। यही होगा इसका, यानी ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 120 डिग्री। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था
ये 136 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था। इस फिगर को देख करके बताना है कि ये किसका है। ये जो है ये रोटर है, और रोटर में भी ये जो रोटर है ये बाउंड रोटर है, और बाउंड रोटर का प्रयोग हम 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मशीन में करते हैं। और इसके शाफ्ट पे ये जो भाग दिखाया गया है इस एक्स से उसी भाग को पूछ रहा है, तो ये स्लिप रिंग है। ऑप्शन जो दिया हुआ है वो ऑप्शन डी में दिया हुआ है स्लिप रिंग, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। याद रखिएगा बाउंड रोटर का प्रयोग हम हाई स्टार्टिंग मशीन में और हाई रनिंग मतलब हाई स्पीड में और हाई स्टार्टिंग टार्क वाली मशीनों में बाउंड रोटर को ही प्रीफर करते हैं। और ये जो फिगर दिया हुआ है बाउंड रोटर का ही है, और इसका हम यूज कहाँ करेंगे, तो 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मशीन आती है उसमें जो रोटर प्रयोग किया जाता है वो बाउंड रोटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस फिगर को देख करके आपको बताना है कि ये कौन से स्टार्टर का है। यहाँ देख रहे हैं बस बार है आर वाई और बी, फेज मिला इसको, और यहाँ पे एक ऑटो ट्रांसफार्मर लगा है और यहाँ पे एक 3 फेज इंडक्शन मशीन है। तो यहीं से आप देख करके आप कंफर्म हो जाएंगे कि ये जो स्टार्टर का टाइप है वो ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है DOL स्टार्टर। DOL स्टार्टर का फुल फॉर्म जो होता है डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर होता है, और इसका प्रयोग जो हम करते हैं वो 5 HP तक की मशीनों में करते हैं, यानी 1.5 किलोवाट में करते हैं। और ये DOL स्टार्टर जो होता है वो सिंगल फेज मशीनों में किया जाता है। और ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर का प्रयोग 20 HP से ऊपर की मशीनों में ऑटो ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ जो दिया हुआ है ऑटो ट्रांसफार्मर ही दिया हुआ है, देखिए यहाँ ऑटो ट्रांसफार्मर लगे हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर। अगर स्लिप रिंग मोटर स्टार्टर पूछता तो स्लिप रिंग मोटर स्टार्टर का प्रयोग 5 HP से ऊपर और 20 HP से कम, मतलब 5 से 20 HP की मोटरों को चलाने के लिए हम जो स्टार्टर प्रयोग करेंगे वो स्लिप रिंग मोटर स्टार्टर करते हैं। और 20 HP से ऊपर में ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर प्रयोग करेंगे, और 5 HP तक में DOL स्टार्टर डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर प्रयोग करेंगे। फिलहाल यहाँ इस फिगर को देख करके बताना था, तो ये जो होगा ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर होगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था ये 129 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें कह रहा है कि AC 3 फेज कला प्रेरण मोटर की तुल्यकालिक गति क्या होगी। तो तुल्यकालिक गति NS = 120 F/P। NS जो है सिंक्रोनस स्पीड है, F जो है फ्रीक्वेंसी है, और P जो है पोल है। आप ध्यान से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है सिंक्रोनस स्पीड = 120 F/P, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था 61 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें कह रहा है कि DC मोटर की गति की गणना करने के लिए किस फार्मूले का प्रयोग किया जाता है। तो DC मोटर में गति का फार्मूला जो होता है N = EB/φ होता है। N जो है गति है, EB जो है बैक EMF है, और φ जो है फ्लक्स है। आप ऑप्शन नंबर ए में दिया है N = EB/φ, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है वो 62 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें कह रहा है कि 4 पोल DC मोटर की आर्मेचर में डुप्लेक्स लैप बाइंडिंग में कितने समांतर रास्ते होंगे। तो लैप बाइंडिंग की ये विशेषता होती है कि जितने पोल उतने पैरेलल रास्तों की संख्या। यहाँ 4 पोल है तो 4 पोल हो जाएगा, तो रास्ते भी 4 हो जाएंगे। लेकिन यहाँ एक कंडीशन लगा है कि डुप्लेक्स बाइंडिंग है, तो डुप्लेक्स बाइंडिंग होती है तो इंटू 2 होता है रास्ते में। अगर ट्रिप्लेक्स रहती तो यहाँ हम 3 करते, अगर क्वाड्रुप्लेक्स होता तो यहाँ हम 4 रख करते।
फिलहाल यहाँ डुप्लेक्स का कहा है इसलिए 2 करेंगे तो 4 दूनी का 8, यानी टोटल जो रास्ते होंगे वो 8 होंगे। ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 8 रास्ते। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था ये 63 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें कह रहा है कि डीसी मोटर में आर्मेचर के घूमने की दिशा का निर्धारण किससे किया जाता है। तो डीसी मोटर में आर्मेचर के घूमने की दिशा का निर्धारण फ्लोमिंग के बाएं हाथ के नियम से किया जाता है, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगर यही डीसी जनरेटर में आर्मेचर के घूमने की दिशा कहता तो उस समय फ्लोमिंग के दाएं हाथ का नियम होता, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता। यदि मोटर हो या जनरेटर हो दोनों में प्रेरित ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए कहता तो उस समय फ्लोमिंग का दाएं हाथ का नियम ही होता। लेकिन प्रिंसिपल पे जाएंगे तो मोटर जो प्रिंसिपल काम करता है वो फ्लोमिंग के बाएं हाथ के नियम पे, जनरेटर का जो प्रिंसिपल होता है फ्लोमिंग के दाएं हाथ के नियम पे, और दोनों में मोटर और जनरेटर दोनों में प्रेरित ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए कहेगा तो उसके लिए जो होता है वो फ्लोमिंग के दाएं हाथ का नियम। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था ये 11 नंबर, इसमें कह रहा है कि गतिशील रूप से प्रेरित ईएमएफ के लिए फॉर्मूला क्या होता है। तो गतिशील रूप से प्रेरित ईएमएफ का जो फार्मूला होता है वो IBL साइन थीटा होता है, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है वो BLV साइन थीटा। बी जो है वो फ्लक्स डेंसिटी है, फ्लक्स घनत्व है, एल जो है धारावाही चालक की लंबाई है, और भी जो है वो वेग है, वेलोसिटी है, और साइन थीटा है वो करंट और वोल्टेज के बीच का एंगल है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था ये 12 नंबर, इसमें कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का प्रयोग किया जाता है। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लोमिंग के दाएं हाथ का नियम ज्ञात किया जाता है। इसमें दोनों होते हैं, कार्क स्क्रू नियम और फ्लोमिंग के दाएं हाथ का नियम दोनों लगाए जाते हैं। फिलहाल यहाँ जो होगा दाएं हाथ का हथेली नियम होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था ये क्वेश्चन भी बार बार रिपीट हो रहा है, 13 नंबर, इसमें कह रहा है कि डीसी जनरेटर के किस भाग को दिखाया गया। तो ये जो भाग दिखाई दे रहा है इसको आप कहेंगे फ्रेम, या इसी को कहेंगे योक, या इसी को कहेंगे बॉडी। ये 3 नामों से जाना जाता है, फ्रेम, योक या बॉडी। यहाँ ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है योक फ्रेम, या एक और नाम है इसका बॉडी, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था ये 4 नंबर, इसमें कह रहा है कि डीसी जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ की गणना करने का फॉर्मूला क्या हो। तो डीसी जनरेटर हो या मोटर हो दोनों में प्रेरित ईएमएफ गणना करने के लिए फार्मूला होता है EB = φZNP/60A। EB जो है बैक ईएमएफ है, फाई जो है फ्लक्स है, जेड जो है चालक की संख्या है, और एन जो है वो गति है, पी जो है पोल है, और ए जो है पैरेलल रास्तों की संख्या है। ध्यान रखेंगे डीसी मोटर हो या डीसी जनरेटर हो दोनों में प्रेरित ईएमएफ ज्ञात करने का जो फार्मूला होता है ये यही होता है। आप ध्यान से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है φZNP/60 है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था ये 5 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें कह रहा है कि प्रेरित ईएमएफ की गणना कीजिए मोटर में। मोटर में करने के लिए कह रहा है तो मोटर के लिए होता है टर्मिनल वोल्टेज VT = होता है EB + IaRa होता है, ये मोटर के लिए होता है। अगर यहीं पे जनरेटर की बात करता तो सब कुछ वही रहता, केवल जनरेटर में यहाँ माइनस होता है। ध्यान से देखिएगा जनरेटर में यहाँ माइनस होता है, लेकिन अगर मोटर कहता तो यहाँ प्लस होगा। यहाँ मोटर के लिए कहा है इसलिए यहाँ प्लस लेंगे, और ये बैक ईएमएफ की गणना करने के लिए कह रहा है
तो इस चीज़ को हम इधर लाएंगे, यानी फाइनली जो ये फार्मूला बनेगा वो EB इक्वल टू हो जाएगा VT यानी टर्मिनल वोल्टेज माइनस IaRa। ये जो होगा मोटर में प्रेरित EMF का फार्मूला बनेगा। ऑप्शन नंबर सी में ये दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये अंतिम क्वेश्चन आज का है 6 नंबर। एक क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें कह रहा है कि डीसी जनरेटर में एक्स से दिखाए गए भाग का नाम क्या है। तो एक्स से दिखाए गए भाग का नाम पोल शू है। पोल शू जो काम करता है वो पोल पे जो फील्ड वाइंडिंग की जाती है उस पर सपोर्टिंग का काम पोल शू का ही होता है। और एक और काम है, पोल शू का काम योक यानी स्टेटर और आर्मेचर के बीच जो एयर गैप होता है उसमें फ्लक्स को समान रूप से फैलाने का काम पोल शू का ही होता है। यानी ये जो फिगर दिया हुआ है पोल शू का है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो दोस्तों यही क्वेश्चन थे जो CBT एग्ज़ाम में इलेक्ट्रिशियन ट्रेड थ्योरी में आए हुए थे। इसका हम फुल डिटेल इसका हम सॉल्यूशन किए। आप ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। फिर भी किसी क्वेश्चन पे आपको डाउट हो जाता है तो हमें कमेंट कीजिएगा, हम उसका ज़रूर आपको रिप्लाई देंगे। और साथ ही साथ आपसे निवेदन होगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।